हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और चैनल का नाम है द स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में जो पोर्शन अभी चल रहा है वो है राजनीति विज्ञान वाला पोर्शन है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट में जो दूसरा लेसन है, कल हमने पहला जो लेसन है सत्ता की साझेदारी, उसका वीडियो बनाया था। और आज परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए संघवाद जो सेकंड चैप्टर है उससे हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किसी न किसी रूप में आपके सामने परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ध्यान से मन लगा करके देखिए वीडियो। आपको किताब पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और सारी चीज आपको यहीं से याद हो सकती है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अपने पाठ का नाम है संघवाद। तो पहला प्रश्न इसी से बनता है आपका कि संघीय व्यवस्था या संघवाद से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न आपके पक्का आने वाला है। ये 2 नंबर में भी हो सकता है, 1 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, खालिस्तान में भी आ सकता है और 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही आसान है। संघीय व्यवस्था या संघवाद से क्या मतलब है, तो इसका आसान उत्तर क्या है, एक बार मैं पढ़ दूं उसको फिर समझाते हैं। कि ऐसी सत्ता या शासन व्यवस्था जिसके 2 ऊर्ध्वाधर स्तर हों, केंद्र या संघीय सरकार व राज्य या प्रांतीय सरकार। कहने का मतलब ये है, कल हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी होनी आवश्यक है। और सत्ता की साझेदारी का मतलब ये कि जो सत्ता है उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। और इस सत्ता का जो बंटवारा है, कल हमने देखा था कि इसको हमने 2 प्रकार से किया था। एक बंटवारा तो वो है जो कि क्षैतिज के आधार पर है, ये मतलब बराबर है, जो बराबर के अंग है इनमें ही बंटवारा था, ये कहलाया था क्षैतिज। और जो दूसरा बंटवारा हमने किया है सत्ता की साझेदारी वाला, वो है इस रूप में, अर्थात खड़ी लाइन के रूप में। यहाँ केंद्र की सरकार होगी, यहाँ बीच में उसके नीचे राज्य की सरकारें होंगी और फिर प्रांतीय या पंचायती राज की सरकारें होंगी। तो ये जो स्तर है ये आपका कहलाता है संघवाद। समझ गए आप? अर्थात संघवाद से तात्पर्य यह है कि ऐसी सत्ता जिसका हमने बंटवारा शासन के 2 स्तरों पर किया है। मुख्यतः 2 स्तर हैं। जो पहला स्तर है वो है केंद्र सरकार। हमने जैसे बताया कि जो पहला स्तर है वह केंद्र सरकार है, इसको हम संघीय सरकार भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी केंद्र सरकार। और जो दूसरा बंटवारा हमने किया है वो साझेदारी की, वो कौन सी है, यहाँ राज्य है, राज्य सरकार कहलाती है, या इनको हम प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। तो आपने देखा कि सत्ता का बंटवारा किसके बीच में हुआ, केंद्र सरकार के बीच में हुआ। और उस देश में कितने राज्य हैं, उन राज्यों में भी पावर को बांट दिया गया है, सत्ता को बांट दिया गया है। नीचे जाकर के एक आता स्थानीय सरकार भी होती है। और ये जो सरकार है पंचायती राज या नगर पालिका व्यवस्था को देखते हैं, पर मुख्यतः 2 हैं, एक केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकार। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर शासन या सत्ता के जो अधिकार है वो ऊर्ध्वाधर स्तर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों के बीच में बटे हुए हों, तो इसी को हमने नाम दिया संघवाद या संघीय व्यवस्था। यदि यही व्यवस्था मान लीजिए इसका उल्टा करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सत्ता केवल केंद्र सरकार के पास में ही रहती है, अकेले आप देखिए। तो इसको हम फिर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं कहेंगे, उसका एक नया नाम है और वो कहलाता है एकात्मक। क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। इसलिए आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये बंटवारा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार या प्रांतों में है, या आगे जाए तो स्थानीय सरकारों में है, इसलिए कहलाती है संघीय व्यवस्था। इसकी खास बात यह है कि जो राज्य केंद्र सरकार है अपने आप में स्वतंत्र होती है काम करने के लिए और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। वैसे ही जो राज्य या प्रांतों की सरकार होती है, जो शासन चलाने वाले होते हैं, वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होकर के वे जनता के कार्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये दोनों में आपने देख लिया होगा, तो ये समझ जाएंगे कि संघीय व्यवस्था
क्या होती है। आगे हम चलते हैं, भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या क्या है। अभी हमने देखा जो संघवाद है या जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है, और यहाँ दो प्रश्न बन रहे हैं कि आप कह सकते हो तो भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं या ये जो संघवाद है उसकी विशेषताएं क्या है। ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप ये उत्तर दे सकते हो। अभी आपने समझा यहाँ पर, उसी को हम लेके आगे चलते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो पहली विशेषता है कि इनके सत्ता या सरकार के दो स्तर होते हैं मुख्यतः। आप देखिए यहाँ केंद्र सरकार बन रही है और उसके बाद में प्रांतीय सरकार या राज्यों की सरकार बन रही है अलग अलग। जैसे भारत एक देश है और भारत देश में 28-29 राज्य हैं। अभी 28 राज्य हैं जेएनके के बाद में, खत्म होने के बाद में। तो इन राज्यों की आप देखेंगे अलग अलग सरकारें हैं। तो ये पहला तो हो गया, सत्ता या सरकार के दो अलग अलग स्तर हो गए। एक केंद्र का स्तर हो गया और दूसरा प्रांतों को हो गया। दूसरा दिया है दोनों में शक्तियों का बंटवारा है। जो राज्य केंद्र है उनकी शक्तियां अलग है, जो राज्य है उनकी शक्तियां अलग है, अर्थात दोनों का बंटवारा हमने कर रखा है। और इससे संबंधित एक प्रश्न हमने आगे भी ले रखा है, ये छोटे में आ सकता है। तो ये जो बंटवारा किया है, बंटवारा 3 रूप में है मुख्यतः। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक चौथा और जोड़ दिया हमने, वो है अवशिष्ट विषय। इसको हम बाद में देखते हैं। मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि दोनों में शक्तियों का बंटवारा हमने किया हुआ है। संघ सूची केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए है और समवर्ती सूची का मतलब है जहां दोनों मिलकर कानून बनाए हुए, हो गया बंटवारा। आगे है कि संवैधानिक गारंटी या मान्यता, जो दोनों सरकारें चल रही है दोनों को संविधान के द्वारा मान्यता है। संविधान से दोनों के दायरे या क्षेत्र निश्चित किए हैं, दोनों अपने अपने कार्य करने में सक्षम है। और ये सक्षमता इनको कहाँ से मिली है? संविधान की जो मान्यता है, संवैधानिक मान्यता है, संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है, कुछ प्रावधान किए हैं, उन्हीं प्रावधानों के तहत दोनों को सरकार चलाने का अधिकार प्राप्त है। आगे चौथा है न्यायालय की सर्वोच्चता, अर्थात न्यायालय जो होता है, न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, वो अपने आप में निष्पक्ष है और स्वतंत्र है, दोनों के लिए लागू होता है। तो ये संघीय व्यवस्था की अगली विशेषता है कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता होना जरूरी है। यदि सर्वोच्चता नहीं है तो वहां आपस में द्वैध या विवाद होने की संभावना रहती है। अगला है वित्तीय स्वायत्ता। वित्तीय स्वायत्ता से मतलब यह है कि दोनों के लिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के अपने अपने आय के अलग अलग स्रोत हैं, दोनों स्वायत्त हैं इस मामले में, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगला दिया है मौलिक प्रावधानों में संशोधन सहमति से। जब भी मान लीजिए कोई संविधान में संशोधन करना है तो कई संशोधन ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ही वहां संशोधन करने के अधिकार हैं। अकेले राज्य भी नहीं कर सकते और अकेले केंद्र भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से आपकी विशेषता आप लिख सकते हैं कि भारतीय संघवाद की क्या विशेषता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ सत्ता के 2 स्तर हैं, दोनों स्तरों को अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा मैंने बता दिया, अभी और आगे देखते हैं इसको। और उनको संवैधानिक गारंटी दी गई है, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है और वित्तीय स्वायत्तता है, अर्थात सब दोनों को आर्थिक स्रोत अलग अलग हैं और अपने आप में स्वतंत्र भी हैं। और ऐसे अंत में दिया है मौलिक प्रावधानों में संशोधन सहमति से होता है। 2 प्रश्न हो गए, संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषता क्या है। अगला तीसरा प्रश्न आता है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 या इसे हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। बच्चों आप ठीक से सुने इसको एक बार, एक ही प्रश्न है, 2 रूप में आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, या आप कहेंगे 73वां संविधान संशोधन क्या है। और इसका एक और भी नाम है, वो है स्थानीय शासन। तो 3-4 नाम आ गए। एक और नाम देखिए कि शासन का तृतीय स्तर कौन सा है। तो 4 नाम से ये प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है और चारों का उत्तर एक ही है। क्या उत्तर है कि संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, अर्थात संविधान में बदलाव किए गए और उस बदलाव के बाद में हमारे देश में
ये जो तृतीय स्तर का जो गवर्नेंस है, जो सरकार है, उसको बनाने के लिए अवसर खोल दिए। इसके पहले ऐसा कुछ एक राज्यों में था, बाकी राज्यों में नहीं था। तो ये कैसे मिला अपने को? ये मिला अपने को संविधान में संशोधन किया गया। वो संशोधन का नंबर है 73वां। ये कब हुआ? ये हुआ सन 1992 में। तो 1992 के बाद में हमारे देश में ये तृतीय स्तर है या जो स्थानीय शासन है, ये संवैधानिक रूप से लागू हो गया और इसी को नाम दिया हमने पंचायती राज व्यवस्था। और ये 3 स्तर पर काम करती है। स्थानीय शासन या शासन का तृतीय स्तर या पंचायती राज व्यवस्था, ये 3 स्तर पर काम करती है। 3 स्तर का मतलब ये है कि सबसे पहले गांव में जाएंगे आप, तो गांव में जो शासन चलाता है उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? जो गांव में शासन चलाते हैं उसको हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है ग्राम पंचायत। ये शासन की सबसे छोटी इकाई है और वहां शासन चलाने की जिम्मेदारी दी है सरपंच, ठीक है ना, उसका अध्यक्ष होता है। तो इसका दूसरा स्तर है कि कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ब्लॉक या पंचायत समिति बनाई जाती है। जैसे मान लो 10-15 ग्राम पंचायतों को इकट्ठा कर दिया और वहां एक ब्लॉक या पंचायत समिति पर इनकी अलग से एक सरकार चलेगी, उसको हमने नाम दिया है ब्लॉक या पंचायत समिति। और ये चलाने वाले यहाँ मुखिया या इनका अध्यक्ष कौन है? ये कहलाते हैं प्रधान। तीसरा होता है जिला परिषद स्तर पर या जिले के स्तर पर, और इसको हमने कहा है जो चलाने वाले वो है जिला प्रमुख। इसके अध्यक्ष होते हैं जिला स्तर के, ठीक है। तो 3 स्तर हो गए। तो आप कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है? तो पहले आप कहेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत है, गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर हो गया, ये चलाने वाले प्रधान जी हैं, और जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख चलाते हैं। इससे जुड़ी एक कुछ और भी खास बात है कि प्रश्न आपकी ये भी आ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन से और खास बातें बताइए। तो ये तो हमने कुछ बता दी है। इसके अलावा और खास बात क्या है? कि खास बात यह है कि इनका चुनाव नियमित रूप से 5 साल के बाद में होगा। जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर है, जिला परिषद है, तो उनका चुनाव कितने साल से होना चाहिए? तो टाइम निश्चित किया गया है, वो है 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद में। दूसरी खास बात यह है कि इनमें महिलाओं को कितना आरक्षण दिया हुआ है ग्राम पंचायत या पंचायती राज में? तो उसका उत्तर क्या होगा? 1/3 या आप कह सकते हो 33% भी आप कह सकते हैं। तो आपके प्रश्न छोटे में आएगा कि कितने प्रतिशत पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण निश्चित। आप क्या कहेंगे? 1/3 या 1/3 या 33%, 2-3 रूप से पूछा जा सकता है। अगली खास बात क्या है? अगली खास बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा की भांति यहाँ भी SC है, ST है, OBC है, इनकी सीटें रिजर्व है, आरक्षित है। उन सीटों पर यही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। और अंत में दिया है कि इन चुनाव को कराने के लिए राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। तो ये इसके बारे में कुछ और खास बातें, यदि प्रश्न लंबा है तो ये चीजें आप और ऐड कर सकते हो। 3 प्रश्न हो गए कि संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, 73वां संविधान संशोधन या पंचायती राज क्या है, या स्थानीय शासन क्या है। ये उत्तर आपके लिए सटीक बेहतर ये प्रश्न आने वाले हैं, किसी न किसी रूप में जरूर पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक है, अति लघुत्तरात्मक है या निबंधात्मक प्रश्न में इनमें पूछा जाएगा। इसी से अगला प्रश्न आता है भाषाई राज्यों का गठन क्या है। बहुत आसान ये प्रश्न भी आपके आने वाला है। भाषाई राज्यों, इसका मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में अलग अलग राज्यों की सीमाओं को लेकर के समस्या हो गई और उनको लेकर के राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले जो समस्या है वही आई थी कि उस समय देश में आंध्र प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो कोई भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ है। वहाँ तेलुगु भाषी लोग हैं और उन्होंने अलग राज्य की मांग की और उसके आधार पर एक राज्य बना जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब ये है कि भाषा के आधार पर राज्यों का दोबारा से गठन करना या उनकी दोबारा से उनकी सीमाओं को चेंज करके
नए राज्य बनाना। और ये सारे कैसे करना, इन सब का आधार क्या होगा, इनका आधार होगा केवल और केवल भाषा। अर्थात जो लोग तेलुगु भाषा वाले हैं उन सबके लिए एक राज्य अलग से होगा, जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए एक तमिलनाडु अलग से एक राज्य होगा, कन्नड़ भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए कर्नाटक अलग से राज्य होगा। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में 22 भाषाएं। प्रश्न आपके ये भी आता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कितनी अपनी भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त, तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाएं हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो उसका उत्तर है कि संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनमें 8वीं अनुसूची, क्रम संख्या 8वीं जो अनुसूची है, इसमें इन भाषाओं के बारे में उल्लेख है। आगे इसमें और दिया है कि जब ये समस्या आई तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना है, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अलग अलग राज्यों की और भी मांग उठने लगी हमारे देश में, और उन राज्यों का आधार या बनाने का क्राइटेरिया, कारण क्या रहा, तो उनको हमने देखते हैं क्या क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये तो ऊपर वाली बात होगी। इसके अलावा कुछ और भी दायरे हैं, जैसे कि भूगोल है, भूगोल माने उनकी जो भौगोलिक स्थिति है या उनकी संस्कृति है या उनकी जातीयता, इनके आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया। जैसे आसाम है, उधर नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, इन सबका इसी आधार पर दोबारा से पुनर्गठन किया गया है। तो ये भाषाई राज्य के गठन के बारे में आप लिख सकते हैं। एक बार दोबारा और देखते हैं कि अर्थात भाषा के यदि किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की भाषा अलग है तो भाषा के आधार पर वहाँ एक अलग से राज्य बना देना, यही कहलाता है भाषाई राज्यों का गठन। इसी से जुड़ा एक और भी मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। वो पॉइंट है कि भाषा के आधार पर राज्यों का फिर बाद में पुनर्गठन हुआ। ये हुआ 1 नवंबर 1956 में। यहाँ राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिससे और भी राज्यों का गठन किया गया। प्रश्न आपके ये आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना है नवंबर 1956 में बनाया गया। प्रश्न आपके आने वाला है। अगला प्रश्न है कि केंद्र व राज्यों में विधायी बंटवारे को समझाइए। ये अभी कुछ देर पहले भी हमने देखा था कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी एक विशेषता है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। और शक्तियों से मतलब ये है कि ये दोनों विधायी कार्य करते हैं। विधायी का मतलब होता है दोनों कानून बनाने का कार्य करते हैं। और ये विधायी को लेके प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में विधायी बंटवारा कैसे है। तो विधायी का मतलब आप देख लीजिए, पहला विधायी माने कानून बनाना, और कानून कौन कहाँ बनाएगा, इसी को इसमें नाम दिया है बंटवारा। ठीक है ना। तो इसके लिए 3 आधार मुख्यतः माने गए। जो पहला आधार है वो है संघ सूची। संघ सूची का मतलब ये है कि एक ऐसी सूची है कि जिसके अंदर कुछ विषयों का उल्लेख है, और ये लगभग 97 विषय है, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होगा। संघ का मतलब देश की सरकार या केंद्र की सरकार या संघ की सरकार, 2 3 4 नाम है इसके। तो ये कानून, इनसे संबंधित कौन बनाएगा बच्चों, तो इनसे संबंधित कानून बनाने का दायित्व या अधिकार होगा केंद्र सरकार। जैसे अपना देश भारत है, वो तो भारत की जो केंद्रीय सरकार है, अर्थात प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उस सरकार को संघ सूची से संबंधित विधि या कानून बनाने के अधिकार हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे कि ये रक्षा संबंधी है, विदेश संबंधी मामले हैं, ये सारे किसके अंडर में आएंगे, ये सारे भारत सरकार के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगला दिया है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब ये है कि एक कोई विशेष राज्य, जैसे राजस्थान राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार है, इन सभी राज्यों को अपने राज्य में आवश्यक कानून बनाने होते हैं, और इन कानूनों का जो निर्माण है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो राज्य की सरकार उस समय है उसके द्वारा ही इन कानूनों को बनाया जाता है।
तो यहाँ तो आपने देखिए केंद्र सरकार कानून बना रही है और यहाँ बना रही है राज्य सरकार, ठीक है ना। तो दो तो ये हो गए। तीसरा है समवर्ती। सम का मतलब होता है बराबर, और ये किसके लिए है? जो तीसरी सूची है, इस सूची में ऐसे विषय हैं कि जिन पे कानून बनाने के लिए अकेले केंद्र भी नहीं बना सकते हैं और राज्य भी नहीं बना सकते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? तो दोनों को मिलकर साथ आना पड़ेगा, और ऐसे जो कानून बनते हैं वो कहलाते हैं समवर्ती सूची में आने वाले कानून। तो यहाँ दोबारा और देख लीजिए, आपके छोटे प्रश्नों में आ सकते हैं कि समवर्ती सूची क्या होती है। तो आप कहेंगे कि ऐसी सूची जिसमें कि कानून बनाने का जिम्मा या अधिकार केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास में भी है, तो ये कहलाएंगे समवर्ती सूची। ऐसे संघ सूची क्या होती है? तो आप कहेंगे कि संघ सूची में वे कानून है जिनका निर्माण केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ही राज्य सूची में कानून कौन बनता है? तो ये राज्य सूची में जो कानून बनाते हैं वो है राज्य या प्रांतीय सरकारें। एक और प्रश्न आपके आ सकता है, अवशिष्ट विषय क्या है? तो अवशिष्ट विषय से बच्चों मतलब अवशिष्ट माने था बचा हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बचा हुआ या शेष। अर्थात इन तीनों के अलावा जो विषय बच गए उन विषयों पर कानून बनाने का कार्य भी केंद्र के पास में ही होता है। इसकी खास बात ये प्रश्न होता है कि अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार। छठा प्रश्न लेते हैं कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था है कौन कौन से देशों में, ऐसा आपके प्रश्न छोटा बड़ा आ सकता है। तो आप कहेंगे कनाडा है, यूएस है, ब्राजील है, भारत है और बेल्जियम है। बेल्जियम में कौन सी व्यवस्था है? तो आप कहेंगे संघीय शासन व्यवस्था है। ऐसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ये ब्रिटेन में है, इटली है, जापान है और श्रीलंका में है। ये तो हो गए कुछ जो कि मैंने संख्या 6 तक प्रश्न दे दिए। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न है कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, प्रश्न आ सकता है। गठबंधन सरकार क्या होती है? संघीय व्यवस्था का गठन किस आधार पर किया जाता है? 3 प्रश्न और भी हैं, तो मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण से मतलब है, एक शब्द होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र, अर्थात सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास में हो या उसका एक ही धुर होना चाहिए, और ये लिखा है विकेंद्रीकरण, तो ये उसका उल्टा हो गया। उल्टे से मतलब ये कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर कर देना, अर्थात जो पावर है, जो अधिकार है, उनको सब में बांट देना, यही कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे हमने केंद्र में बांट दिया है, राज्य सरकारों में बांट दिया है, पंचायतों में बांट दिया है, नगर पालिकाओं में बांट दिया, तो सारे अधिकार बंट गए, यही कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ये प्रश्न आ सकता है। ऐसे ही गठबंधन सरकार क्या है? गठबंधन का मतलब है गठ माने आपस में मिलकर के गठबंधन बनाना या गठजोड़ करना। एक या एक से अधिक पार्टियां या राजनीतिक दल जब आपस में मिलकर के सरकार बनाते हैं तो उसको नाम दिया जाता है गठबंधन सरकार। एक और प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था का गठन क्या होता है? अर्थात जैसे संघीय व्यवस्था है, संघ बन रहा है, तो संघ का मतलब होता है राज्यों का मिलना। जितने भी राज्य होते हैं वो सारे एक साथ मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है संघ। दोबारा और देखिए, संघ क्या होता है कि एक देश है और उस देश में बहुत सारे राज्य हैं, और वो राज्य यदि एक साथ मिल जाए तो वह राष्ट्र बन जाएगा या संघ बन जाता है। तो इसके आधार दो माने गए हैं। संघीय व्यवस्था का गठन, इसके 2 आधार है, 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका है साथ आकर गठन करना या संघ बनाना। ऐसा ही साथ रखकर गठन करना या संघ बनाना। देखिए दोनों में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये साथ आकर के है और ये साथ रखकर है। अंतर क्या है कि जो साथ आकर का मतलब ये है, जैसे इसका अमेरिका का उदाहरण है कि अमेरिका में लगभग 50 से ऊपर राज्य हैं और वे राज्य अपने आप में स्वतंत्र देश हैं, और स्वतंत्र देश यदि सारे एक साथ मिलकर के किसी एक झंडे के नीचे आ जाए तो ये कहलाता है संघ। अमेरिका में ऐसा ही संघ है। ऐसे भारत में आप देखेंगे साथ रखकर संघ का निर्माण किया गया है कि भारत एक संघ है, और यहाँ इसको जो टेरिटरी है हमारी, इसको हमने 28 राज्यों में बांट रखा है, तो ये सारे मिलकर के कहलाएंगे भारतीय संघ। तो ये 2 व्यवस्था होगी। जो पहली व्यवस्था उसमें
स्वतंत्र राष्ट्र हैं और सारे छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक संघ बनाते हैं। और जो दूसरी व्यवस्था 7 रखकर है, इसमें एक संघ है और छोटे छोटे राज्यों को विभाजित करने के बाद में सारे एक साथ रखे जाते हैं। तो ये 2 व्यवस्थाएं इसमें हो गई है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने संघवाद का चैप्टर आ गया है और ये 20-25 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको पूरा पार्ट आसानी से याद हो सकता है। मैं समझता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट, तो देख लें, आपको और कहीं देखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी से आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।